पिछले वीडियो में हमारा चल रहा था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो सबसे पहला सिस्टम कंप्लीट हो गया था जिसको हम इंडिविजुअल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते थे। इंडिविजुअल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंडिविजुअली हमारा प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होता था और उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करता था। सेकेंड जो सिस्टम है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या होता है कि it is a system where drugs are stored at each floor or near to the ward at nursing station। जो भी हमारा वार्ड या नर्सिंग स्टेशन होता है उसके नियर में ये हमारा ड्रग स्टोर किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा भी आप लोगों को बताया भी था कि इसमें दो सिस्टम था। एक चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम में क्या होता है कि जो ड्रग का चार्ज है, जो भी ड्रग का चार्ज होता है वो चार्ज एड कर दिया जाता है इन बेड नर्सिंग सर्विसेज या डॉक्टर सर्विसेज। जो हॉस्पिटल का जो बिलिंग करते हैं उस पर ऑन एवरेज चार्जिंग करके उस पर एड कर दिया जाता है। सेकेंड जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं नॉन चार्ज सिस्टम। इसमें दो था, एक था चार्ज सिस्टम, चार्ज फ्लोर स्टॉक, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जितना भी हमारा मेडिसिन का चार्ज है वो चार्ज एड कर दिया जाता है, या तो बेड चार्ज, नर्सिंग चार्जेस या रूम चार्ज। जो चार्ज है ऑन एवरेज उस पर एड कर दिया जाता है। जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं नॉन चार्ज। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नॉन चार्ज में क्या होता है कि जो भी मेडिसिन का चार्जेज है वो पेशेंट से लिया नहीं जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया होता है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें सिलेक्शन ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर हमको चार्ज नहीं लेना है, किसी पेशेंट से चार्ज नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कास्ट कितनी ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जो हमारी जो सिलेक्शन होता है, अगर हम सिलेक्शन की बात करें, क्या क्या हमारा नॉन चार्ट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के लिए क्या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज आती है कास्ट ऑफ ड्रग। कास्ट ऑफ ड्रग या प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसका कास्ट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। उस सेकंड जो कैटेगरी आती है उसकी आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज या फ्रिक्वेंटली यूज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने फ्रिक्वेंटली यूज होता है। उसके बाद तीसरी आती है, पहला हो गया कास्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर तीसरी कैटेगरी आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ यूज, कितनी क्वांटिटी में यूज है वो प्रोडक्ट। मतलब अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो हम क्या उसको फ्लोर स्टॉक सिस्टम में नॉन चार्ज में पेशेंट को दे पाएंगे, नहीं हो पाता है। क्या होता है उसके वजह से जो हॉस्पिटल का बजट है वो बजट क्या होगा, बढ़ जाएगा।
इसलिए जो भी हमारे लो कास्ट के प्रोडक्ट है, उस जनरली प्रोडक्ट को ये लोग नॉन चार्ज में देते हैं पेशेंट को। चौथा जो कंडीशन आता है, सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट की कास्ट कितनी है, उसका फ्रिक्वेंसी क्या है यूज का, क्वांटिटी कितना यूज होता है, और इफेक्ट ऑन द हॉस्पिटल बजट। फोर्थ जो कंडीशन आती है, इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटल बजट। उस हॉस्पिटल का बजट कितना है। अगर मान लो कि हॉस्पिटल के पास पैसे ही नहीं है, अगर हॉस्पिटल के पास पैसे ही नहीं, बजट ही नहीं है, तो नॉन चार्ज सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। तो जो फोर्थ कंडीशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल के पास कितना बजट है उस मेडिसिन के लिए। 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, लाख रुपए है, या 100 रुपए है, या उसके पास बजट ही नहीं है। अगर बजट ही नहीं है तो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का कास्ट वो पेशेंट से लेते हैं। तो नॉन चार्ज में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, सबसे पहले हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज, क्वांटिटी ऑफ यूज, बजट ऑफ हॉस्पिटल, और फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हमारे यहाँ हम जनरली कंसिडर करते हैं कौन सा डोजेज फॉर्म है, उसकी टाइप क्या है। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके हमारा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया हमको कंसिडर करना है। क्राइटेरिया में सबसे पहले प्रोडक्ट की कास्ट, उसके बाद उसका फ्रिक्वेंसी कितना यूज होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी यूज होती है, इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटल बजट, हॉस्पिटल के पास बजट कितना है, पैसा कितना है नॉन चार्ज के लिए, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद आता है फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कौन से टाइप का वो प्रोडक्ट है। अगर हम इस सिस्टम के एडवांटेज की बात करें, फ्लोर स्टॉक सिस्टम के एडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वेटिंग टाइम। वो वेटिंग टाइम क्या होता है, पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर वेटिंग टाइम रिड्यूस हो गया, पहला क्या होता है, वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर वेटिंग टाइम रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन इमीडिएटली पेशेंट को मिलेगा। सेकंड क्या होगा, जो इमरजेंसी पे, पहला हो गया वेटिंग टाइम रिड्यूस। अगर वेटिंग टाइम रिड्यूस से कंपेयर करो कि हमारा अगर वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है तो आफ्टर क्या क्या कंडीशन होती है। पहली चीज़ कि पेशेंट को इमीडिएटली ड्रग मिल जाएगा। सेकेंड कि जो इमरजेंसी पेशेंट है, जो इमरजेंसी में जो पेशेंट आए हैं, उसको इजिली अवेलेबल होता है, क्विक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो वेटिंग टाइम रिड्यूस हो गया। दूसरा, जो भी इमरजेंसी पेशेंट है उसको क्विकली ड्रग मिल जाता है। तीसरी कंडीशन होती है जो हमारे रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट है। अगर हॉस्पिटल में क्या हुआ कि उन्होंने पहले से ही फ्लोर पे स्टॉक दे दिया, एक ही बार डिस्पेंस करके दे दिया, तो उसके बाद क्या होता है, जो फ्लोर पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नर्सिंग स्टाफ की। तो नर्सिंग स्टाफ उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, या जो भी वहाँ पे पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट नहीं जाता है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन होती है कि जो पेशेंट के रिलेटिव हैं, पेशेंट के रिलेटिव इन द सेंस अटेंडेंट, जो भी पेशेंट का अटेंडेंट है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए दवा लाता है और सारी चीज़ें जो देखते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज कम हो जाता है। मतलब बार बार वो हॉस्पिटल फार्मेसी पे नहीं जाएगा, उसको बाट से ही मेडिसिन मिल जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, चार हमारे एडवांटेज हो गए। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम में जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू फार्मासिस्ट से नहीं होगा। मतलब ड्रग या फिजिशियन ने जो, या
सर्जन ने जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के लिए लिखा है वो फार्मासिस्ट से रिव्यू नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या होता है, इन्वेंट्री बढ़ जाता है। आपको कल भी बताया था कि इन्वेंट्री कास्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक तो हमको हॉस्पिटल में भी मेंटेन करना पड़ेगा, हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ पे भी हमको मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा जितने भी फ्लोर हैं उन सारे फ्लोर पे भी हमको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड क्या होता है कि जो काउंसलिंग है पेशेंट का वो फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं हो पाता है। क्या क्या डिसएडवांटेज हो गया, पहला तो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट नहीं देखता है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो ड्रग डिस्पेंसिंग है वो फार्मासिस्ट से नहीं होता, तो क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया जो इन्वेंट्री है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो बजट है उसकी जो इन्वेंट्री हो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो काउंसलिंग है पेशेंट का, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट पॉसिबल। जो फार्मासिस्ट काउंसलिंग करता है ड्रग रिलेटेड कि कब आपको मेडिसिन लेना है, क्या चीज़ें हैं, उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, तो काउंसलिंग पेशेंट के नहीं हो पाती है। इसके बाद क्या होता है, पेपर वर्क इंक्रीज हो जाता है। जो डिसएडवांटेज है, एक तो पेपर वर्क हॉस्पिटल फार्मेसी से भी रहेगा कि हमने वार्ड में कितना ड्रग या जो भी प्रोडक्ट है वो हमने इशू किया है। सेकंड होगा कि उसके लिए पहले डिमांड आएगा वार्ड से डिमांड बनेगा, जो भी नर्सिंग स्टेशन है या जो भी उनका हॉस्पिटल का जो भी हमारा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि कैसे हमको वार्ड में मेडिसिन इशू करना है, तो उसके लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है कि एक बार वो इशू कराएंगे, कितना स्टॉक बचा था वो स्टॉक इशू कराएंगे, इशू कराने के बाद फिर उनको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके वजह से क्या होगा कि जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद क्या है कि जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मोर स्पेस चाहिए ड्रग स्टोर के लिए इन वार्ड। मतलब एक तो वार्ड की जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट के लिए, जो वेट रखना है, जो चीज़ें हैं वो तो सब है ही, उसके अलावा भी हमको फ्लोर पे प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या हो, स्पेस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। मेंटेनेंस कास्ट और इसका मेडिसिन का वेस्टेज बढ़ जाता है। जब वार्ड में फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है, अगर वो वार्ड या फ्लोर पे जो मेडिसिन जाता है वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का वेस्टेज बढ़ जाता है। जो मेडिकेशन एरर है, जो एडवर्स रिएक्शन है मेडिकेशन एरर है, वो मिनिमाइज नहीं हो पाता है। और सबसे लास्ट जो डिसएडवांटेज है, इंक्रीज वर्कलोड ऑफ नर्सेस। तो जो वर्कलोड है नर्सिंग का, जो उनका नर्सिंग स्टाफ का जो वर्क रहता है वो तो है ही, उसके अलावा जो ड्रग डिस्पेंसिंग का काम है वो भी क्या होता है, उन पे एक एडिशनल वर्कलोड उस पर ऐड हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि नर्सिंग स्टाफ का वर्कलोड बढ़ जाता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, इस टाइप का हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ पे यूज करते हैं, तो जो हमारे लार्ज हॉस्पिटल है, लार्ज हॉस्पिटल आपको पहले चैप्टर में बताया था, लार्ज हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ बेड की, बेड की संख्या 1000 से ज़्यादा वहाँ पे लार्ज हॉस्पिटल। तो ये जो सिस्टम है यूजफुल इन लार्ज हॉस्पिटल, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे बेड की संख्या 1500 या 2000 या 2500 काफ़ी बड़े इन पेशेंट हॉस्पिटल के लिए हैं, वहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादा यूजफुल होता है। सेकेंड एप्लीकेशन होता है कि जो नर्स की इफिशियंसी है वो चेक होता है, इफिकेसी ऑफ नर्सिंग यूनिट का चेक करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन होता है कि इमरजेंसी पेशेंट के लिए क्विकली मेडिसिन अवेलेबल होता है। ये हमारे 3 एप्लीकेशन हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यूनिट डोज
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यूडीडी, यूनिट ड्रग या इसको ऐसे भी बोलते हैं यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर ड्रग भी नहीं लिखते, कहीं कहीं पे हम ड्रग कॉमन करते हैं। तो अगर हम ड्रग नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाता है, यू डी डी यस, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि जो इस सिस्टम में डिस्पेंसिंग यूनिट जो है, डिस्पेंसिंग यूनिट मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी का जो भी डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग, वहाँ पे जो वर्क कर रहा है जहाँ वो यूनिट है उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग यूनिट। तो डिस्पेंसिंग यूनिट में क्या करता है कि सिंगल डोज डिस्पेंस करता है पेशेंट के लिए। जो रिक्वायर प्री डिटरमाइंड जो रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल पेशेंट का, जितने डोज चाहिए उतने डोज वो डिस्पेंस करके उस पेशेंट को दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, सबसे पहली चीज जो ड्रग का मिसयूज है वो कम हो जाता है, पेशेंट और फार्मासिस्ट का जो इंटरेक्शन वो बढ़ जाता है, ड्रग की काउंसलिंग बढ़ जाती है, ड्रग का मिसयूज कम हो जाता है। ये सारे जो सिस्टम है वो डेवलप होते हैं। जो यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये हॉस्पिटल फार्मेसी के मेन फार्मेसी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके वजह से क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन है प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू होता है। इसके बाद यूनिट डोज आर प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही ड्रग का डिस्पेंसिंग होती है। यह सिस्टम इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें यूडीडीएस में हमारा हो गया, यूनिट वर्ड से सब सारी चीज़ें क्लियर होती है। सबसे पहले इसमें दो तरह के सिस्टम आते हैं, एक आता है सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि हम यहाँ पे सेंट्रलाइज वर्ड यूज करते हैं मेनली फॉर द मेन हॉस्पिटल फार्मेसी। जो मेन हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ से अगर ये डिस्पेंसिंग होता है, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉलो होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। सेकेंड आता है डिसेंट्रलाइज। दो तरह के हो गए, एक सेंट्रलाइज हो गया, एक डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज यूडीडीएस, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो भी हमारा दूसरे फार्मेसी हैं, दूसरे फार्मेसी का यहाँ का मतलब होता है कि वार्ड में या फ्लोर पे, वहाँ पे जो फार्मेसी स्टेशन है वहाँ से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, वहाँ उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। तो दो तरह के हो गया। यहाँ पे जो हम फ्लोर की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो ड्रग कहाँ पे स्टोर होता है, नर्सिंग स्टेशन पे। तो नर्सिंग स्टेशन से अगर डिस्पेंस हुआ तो दो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ। और हॉस्पिटल फार्मेसी से हुआ, जो मेन हॉस्पिटल फार्मेसी से हुआ उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मेन दो कैटेगरी हो गया। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि जो प्री डिटरमाइंड ड्रग की रिक्वायरमेंट है, जितने उनको ड्रग चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन सर्जन के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब है वो आता है इंडिविजुअल, उतनी क्वांटिटी उनको डिस्पेंस की जाती है और दे दी जाती है। इसका बेनिफिट ये है कि ड्रग का जो एडवर्स प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू होता है, पेशेंट की काउंसलिंग हो जाती है बाय द फार्मासिस्ट, ड्रग का जो वेस्टेज है वेस्टेज कम हो जाता है, मिसयूज कम हो जाता है। तो ये सारे हमारे बेनिफिट होते हैं।
सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होगा, अवॉइड मिसयूज ऑफ मेडिकेशन, मतलब कि हम यहाँ पे दवा उतने ही दिया गया है किसी को जितना प्रिस्क्राइब है, एक्स्ट्रा दवा कुछ नहीं दिया गया। सेकेंड एडवांटेज होता है जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन का क्या होगा, फार्मासिस्ट उसको रिव्यू करेगा, जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिस्क्रिप्शन जितने भी आएंगे वो सारे रिव्यू होते हैं, और जो एरर है, अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई अगर एरर है तो एरर भी वो मिनिमाइज हो जाता है। थर्ड वन होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पेंसिंग इज रिड्यूस, तो जो डिस्पेंसिंग का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जो मेडिकेशन का कास्ट है, जो भी दवाई का जो कास्ट है वो पे कौन करेगा, पेशेंट, तो मेडिकेशन कास्ट पे बाय द पेशेंट विच आर कंज्यूम बाय हिम, मतलब क्या हुआ कि वो उतना ही पैसा देता है जितना उसको कंज्यूम किया है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा दवा फ्लोर पे दे दिया और उसको बेड साइड में चार्ज लग गया, तो जितना उसको चाहिए था, जितना उसने दवा लिया उतने का ही वो पैसा पे करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हॉस्पिटल का जो बजट है, जो परचेजिंग कास्ट ऑफ हॉस्पिटल, जो हम दवा खरीद रहे थे वो बजट क्या होता है, कम हो जाता है, हमारा इन्वेंट्री का जो स्टोरेज है वो कम हो जाता है, उसके वजह से हॉस्पिटल का जो बेनिफिट है वो बढ़ जाता है। जो अकाउंटिंग है, अगर हम मेडिसिन की बात करें, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग भी इजी हो जाता है, और बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल, जो फाइनेंशियल कंट्रोल है हॉस्पिटल का वो अच्छा रहता है। ये सारे क्या हो गए एडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, सेपरेट मैन पावर चाहिए प्री पैकेजिंग के लिए, जो भी यूनिट डिस्पोजल सिस्टम है यहाँ पे क्या हो गया, हॉस्पिटल फार्मेसी में एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी प्री पैकेजिंग के लिए। इसके बाद जो सेपरेट कंटेनर क्लोजर, जो भी पैकेजिंग के लिए मटेरियल चाहिए वो सारी चीज़ें हमको सेपरेटली चाहिए, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके लिए जो मैन पावर चाहिए वो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनस्किल्ड मैन पावर हम ले लें और उससे प्री पैकेजिंग कराएं। तो यूनिट डिस्पेंसिंग सिस्टम शुड बी हैंडल बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइज बाय द फार्मासिस्ट ओनली। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पर्सन लाए उससे हमने पैक करा दिया और दवा दे दिया। जो पैक होगा, प्री पैकेजिंग होगी, वो तो प्री पैकेजिंग जो पर्सन करेगा, जो भी स्किल्ड मैन पावर वो पैकेज करेगा, उसके बाद जो उसका सुपरवाइजर है जो सुपरविजन करेगा क्या इसने काम ये सही पैकेजिंग किया है नहीं किया, वो सुपरविजन फार्मासिस्ट के द्वारा ही होगा। ये क्या है इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, बेनिफिट्स भी बता दिया आपको। तो हमारे कौन कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गए, सबसे पहला था इंडिविजुअल, उसके बाद फ्लोर या स्टॉक, इसके बाद तुम्हारा यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें आपका सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, इसमें आता है एक वर्ड सेटेलाइट फार्मेसी। तो सेटेलाइट फार्मेसी किसको बोलते हैं कि जो हमारा मेन फार्मेसी है, मेन फार्मेसी के अलावा जो हमारे ड्रग स्टोरेज के जो सिस्टम हमने हॉस्पिटल में बना रखे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टेशन हो, फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो, वो सारे क्या कहते हैं, उसको कहलाते हैं सेटेलाइट फार्मेसी। सेटेलाइट फार्मेसी में क्या होता है, वहाँ पे जो स्टोरेज है वहाँ पे भी हमारे एक फार्मासिस्ट होते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हमारा बोला जाता है वहाँ पर सेटेलाइट फार्मेसी। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, अगर हम किसी हॉस्पिटल में हम बोले कि हमारे सेटेलाइट फार्मेसी, उस होता क्या है कि एक मेन हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, उससे अटैच छोटे छोटे हर फ्लोर पे या वार्ड में एक छोटे छोटे दूसरे हॉस्पिटल फार्मेसी ओपन होते हैं, जिसका कंट्रोलिंग मेन फार्मेसी से होता है, और वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है। जो भी हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो वर्क है वो बढ़ जाता है। तो जो सैटेलाइट फार्मेसी है वो मैनेज होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा, और उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग कर सके। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू है, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उन सब का रिव्यू हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के द्वारा या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा ही पॉसिबल होता है।
दूसरा हो जाता है सेटेलाइट फार्मेसी में जो वेटिंग वेटिंग पीरियड है, जो आपको मतलब इंडिविजुअल वाले में है, जो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाता है। तीसरा होता है कि अगर वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो गया, तब हर बार बताते हैं जो भी इमरजेंसी मेडिकेशन का, जो भी इमरजेंसी पेशेंट है उसको इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए, वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद ड्रग थेरेपी मॉनिटर बाय फार्मासिस्ट, जो भी ड्रग थेरेपी है वहाँ पे, जो भी ड्रग थेरेपी का चल रहा है, तो अभी जो हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको मॉनिटर करता है। ये सारे क्या हो जाते हैं एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, जो प्रिस्क्रिप्शन का जो रिव्यू है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो गया। वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाने की वजह से जो भी हमारी इमरजेंसी मेडिकेशन है, इमरजेंसी पेशेंट आया, उसका भी क्विकली मेडिसिन अवेलेबल होता है। ड्रग थेरेपी जो है पेशेंट का, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा रिव्यू हो जाता है। पेशेंट के जो काउंसलिंग है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा होती है। तो ये सारे हमारा एडवांटेज हो गया है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्वेंट्री क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन्वेंट्री कास्ट ड्रग की इंक्रीज हो जाती है। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगा किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी का, तो उसका बजट भी बढ़ जाता है। जो उसका पेपर वर्क है, सेटेलाइट फार्मेसी का जो पेपर वर्क है, उसका मेंटेनेंस है, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सेपरेट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है सेटेलाइट फार्मेसी के लिए, और जो फार्मासिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये जस्ट समझो कि जैसे हमने फ्लोर स्टाक सिस्टम बताया, तो फ्लोर स्टाक सिस्टम में क्या है कि ड्रग डिस्पेंस करके नर्सिंग को पास देती है। सेटेलाइट फार्मेसी में क्या होता है कि वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन के साथ एक फार्मेसी हो गया, और वहाँ पे एक फार्मासिस्ट है जिसको हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोल सकते हैं। तो सारे फंक्शन सेम वैसे ही हैं। यहाँ पे जो रोल था, फार्मासिस्ट अपना वर्क करेगा, वो नर्सिंग के ऊपर नहीं जाता। तो यही हमारा डिफरेंस है सेटेलाइट फार्मेसी में और फ्लोर स्टाक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसके बाद आता है, नेक्स्ट होता है बेड साइड फार्मेसी। बेड साइड फार्मेसी में क्या होता है कि सारे जो भी इन पेशेंट हैं, इन पेशेंट के बेड के साइड में एक छोटा सा ट्रॉली या मेडिकेशन स्टोरेज के लिए जगह होता है, और वहाँ पे वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वहाँ पर रखने के बाद क्या होता है कि जो ड्रग लेना है वो पेशेंट खुद ही लेता है। मतलब बेड साइड फार्मेसी का मतलब हुआ, जो भी इन पेशेंट है, इन पेशेंट के साथ एक स्टेशन बना रहता है, उस स्टेशन पे उनकी मेडिकेशन रहती है, वो मेडिकेशन पेशेंट खुद ही बेड साइड पे ले लेता है। इससे क्या होता है, ये होता है पेशेंट ओरिएंटेड सर्विस। उसमें क्या हो गया कि जो भी नर्सिंग और फार्मासिस्ट का वर्क था वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। दूसरा होता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन वार्ड लेवल पे, और जो भी एक्सपेक्टेड सिस्टम है हॉस्पिटल का, उसको फार्मासिस्ट रिव्यू करता है, डिस्पेंस होता है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट पहुँच जाता है। इसमें फार्मासिस्ट ही वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो पेशेंट के साथ उसकी काउंसलिंग होती है, उसका इवोल्यूशन होता है, प्रिस्क्रिप्शन का भी इवोल्यूशन हो जाता है। ड्यूरिंग हिज वार्ड विजिट ही कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट। जब बेड साइड फार्मेसी है तो क्या रहता है, जब फार्मासिस्ट मेडिसिन लेके जाता है हर पेशेंट के पास, तो पेशेंट का जो भी फीडबैक है वो फीडबैक उसके पास रिवर्ट आता है कि क्या उसका प्रिस्क्राइब ड्रग का क्या फीडबैक है। He take additional responsibility of drug usage and drug information for which he is trained। जो फार्मासिस्ट है बेड साइड फार्मेसी के लिए, जो भी फार्मासिस्ट है, सारे पेशेंट के पास गया, उन्होंने
जो उसकी रिक्वायर्ड मेडिसिन है उसको डिस्पेंस किया, उसको दिया, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू किया, जो भी उनके फीडबैक है फीडबैक भी लेता है पेशेंट, और फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, जो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग हुई है ड्रग रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग हुई है उसके लिए वो काउंसलिंग करता है। ये सारे क्या है इसके बेनिफिट हैं। जो भी मेडिसिन का सेफ और इफेक्टिव यूज है उसको वो कंट्रोल करता है। ही करेक्ट द डिफिशियंसी इन द यूज ऑफ द ड्रग बोथ बाय पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर। मतलब कई बार क्या अगर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ अनवांटेड मेडिसिन भी है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ही मॉनिटर द ड्रग ऑफ कंडक्टिंग द फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। बहुत बार हॉस्पिटल में जो स्टडी चलती है फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनेमिक्स अगर स्टडी चल रही है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व रहता है। तो बेड साइड फार्मासिस्ट के ये सारे एडवांटेज हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि बेड साइड के लिए कि हमारा जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, जो उसकी जो नॉलेज है प्रोफेशनल जो नॉलेज है वो स्किल होना चाहिए, और उसका यूज फार्मासिस्ट पेशेंट के साथ करता है। रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन काउंसलिंग टू द पेशेंट इज पॉसिबल। जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है जो काउंसलिंग है पेशेंट का वो फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। कंट्रोल ओवर द ड्रग इन्वेंट्री एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ईजी एंड डन बाय द फार्मासिस्ट ओनली। बेड साइड फार्मेसी में जो भी ड्रग का इवेल्युएशन है उसका कंट्रोल है वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ही केवल करता है। ये सारे इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज में नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर आर मोर इन द कंपेरिजन विद अदर सिस्टम। जितने भी दूसरे सिस्टम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के थे उन सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है बेड साइड फार्मेसी के लिए। बेड साइड फार्मेसी को मतलब ये आप लोग में ये मत समझिए कि सेंट्रल से लाए हम खुद ही वहाँ पे रख दिए तो वो बेड साइड फार्मेसी नहीं हो। बेड साइड फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट ही मेडिसिन लेके आएगा, जो भी प्रिस्क्राइब है प्रिस्क्रिप्शन वो कलेक्ट करता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन लाता है, वो पेशेंट के पास जाता है, उसको स्टोर करता है, उसको गाइड करता है मेडिसिन आपको कैसे लेना है, क्या क्या इंट्रैक्शन हो सकता है, उसका इफिकेसी यूज क्या है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को काउंसलिंग करता है। तो इसमें जो डिसएडवांटेज है तो इसलिए मैन पावर जो भी फार्मासिस्ट है फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, पेशेंट तो काउंसलिंग करके चला गया, सॉरी फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग करके चला गया कि आपको मेडिसिन ऐसे होता है, लेकिन एक चांस है ड्रग का मिसयूज के लिए। मालूम चला कि पेशेंट वो मेडिसिन ले लिया उसका मिसयूज हो गया, तो ये डिसएडवांटेज है। ये सारे सिस्टम थे। इसके बाद आता है सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम। सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम को हम जनरल शॉर्ट नाम में CSSR सेंट्रल स्टेराइल सर्विस। जितने भी हमको स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से आता है, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम से। क्या क्या हमको स्टेराइल चीज़ें चाहिए हॉस्पिटल में, सबसे पहले जो ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें, सिरिंज, नीडल्स, ग्लव, बैग्स फॉर यूरिन कलेक्शन, कैथरेटर्स, कॉटन पैड, ब्लड बॉटल से क्या होते हैं सारे हमारे स्टेराइल रहते हैं। और ये स्टेराइल होने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम। तो पेशेंट को जो इन चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है उसका सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। एक तो ड्रग का कंट्रोल हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी से, सेकेंड होता है जितने भी स्टेराइल मटेरियल हैं उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका कंट्रोल करना है। तो स्टेराइल में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी इसमें स्टेराइल में हमारे अगर किसी का ऑपरेशन होता है तो जो भी नाइफ्स हैं ब्लेड्स हैं वो क्या होने चाहिए, सारे स्टेराइल होने चाहिए।
सिरिंजेस, नीडल्स, ग्लव्स, बैग्स। बैग्स में क्या क्या? बैग्स में यूरिन बैग्स, यूरिन बैग्स कलेक्शन के लिए जो आते हैं, कैथेटर्स, कॉटन पैड, ब्लड बॉटल्स, ये सारे चीज़ें स्टेराइल स्टोर से आते हैं। तो बहुत जो अगर हम बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनके यहाँ खुद का स्टरलाइजेशन करते हैं, या तो प्री स्टेराइल बैग में वो उसको परचेज करते हैं। हमारा सेंट्रल स्टाइल सर्विस सिस्टम है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें ये रूम कैसे होता है, क्या डिजाइन होता है। आप लोगों को जब फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ा रहा था पेरेंट्रल, तो पेरेंटल में बताया था कि स्टरलाइट, और उसमें एक चैप्टर था स्टरलाइजेशन का, कौन कौन से मेथड है आपका, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, यूवी, आपका स्टरलाइजेशन। तो सारी चीज़ें तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं हमारा ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन। तो दो चीज़ें यूज होती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है जो भी मटेरियल का जो मूवमेंट है, मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारा स्टेराइल मटेरियल ना स्टेराइल मटेरियल दोनों मिक्स हो जाएं और क्रॉस ओवरफ्लो हो। तो इसके लिए सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।